हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास पे। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी। जीवनी में क्या है, जन्म तिथि है और बाकी जो इन्होंने उपन्यास रचनाएं लिखी हैं उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ? 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 9 सितंबर 1850 में। और इनका निधन हुआ था 6 जनवरी 1885 में निधन हुआ था और 1850 में इनका जन्म हुआ था। फिर आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी और कृतित्व देखते हैं। ठीक है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में हुआ था, जो कि भी हमने पहले पढ़ा। फिर वाराणसी में एक प्रसिद्ध और धनी अग्रवाल परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र उपनाम था। इनके पिता का नाम इनके पिता गोपाल चंद्र उपनाम था और गिरधर दास थे। गिरधर दास भी बड़े काव्य के रसिक और विद्वान थे। कौन? इनके पिताजी कौन थे? गिरधर दास, जो कि वो भी काव्य के रसिक और विद्वान थे, जिन्होंने 40 ग्रंथों की रचना की। इनके पिता ने 40 ग्रंथों की रचना की है। फिर घर के इस वातावरण में भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव बड़ा, परंतु बाल्यकाल सुख से नहीं बीता। वे 5 वर्ष के थे तभी माता पार्वती देवी, और 10 वर्ष के थे तो तभी पिताजी का देहांत हो गया। 5 वर्ष के थे तो इनकी माता का नाम पार्वती देवी, इनका निधन हो गया। उसके बाद में 10 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया था। फिर इसका प्रभाव उनकी शिक्षा दीक्षा पर पड़ा। पहले घर पर संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का अभ्यास किया। किसका किया? संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का अभ्यास किया। और फिर कुछ समय तक कॉलेज के स्कूल विभाग में पढ़ते रहते थे। फिर चंचल स्वभाव के होने के कारण नियमित पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। फिर संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के साथ साथ मराठी, बंगला, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाएं अध्ययन की और सीख भी लिया। इन्होंने निज भाषा उन्नति को अपने जीवन का ध्यान बनाया। किसका बनाया? पहले निज भाषा उन्नति को उन्होंने अपने जीवन का ध्येय बनाया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाटककार, जगरूक पत्रकार तथा तेजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। क्या? निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। किसकी? विशाल साहित्य की रचना की। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस वर्ष में? 34 वर्ष में। इन्होंने अपने जीवन काल में लेखन के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं किया। तभी तो 35 वर्ष के अल्पायु में ही 72 ग्रंथों की रचना की। 35 वर्ष के अल्पायु में ही 72 ग्रंथों की रचना करना संभव हो सकता था। 35 वर्ष की आयु में 1885 में इन्होंने मात्रा और गुणवंत की दृष्टि में इतना लिखा कि दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। क्या? इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचनात्मक और पथदर्शक बन गया। आगे देखते हैं क्या किया इन्होंने। फिर देखते हैं साहित्य जीवन के साथ साथ भारतेंदु जी समाज सेवा भी चलती थी। इन्होंने कई समस्याओं की स्थापना में अपना योग दिया। दीन बंधुओं, साहित्यिकों तथा मित्रों की सहायता करना वे अपना जीवन कर्तव्य समझते थे। कौन? भारतेंदु जी।
धन के अत्यधिक व्यय से भारतेंद्र की रीढ़ी बन गए और दुष्टताओं के कारण उनका शरीर शिथिल होता गया। परिणाम स्वरूप 1885 में अल्पउम्र में ही मृत्यु ने उन्हें ग्रस लिया। किस सन में? 1885 में। फिर इनकी साहित्यिक कृतियां देखते हैं कितनी हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचनाएं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने नाटक, निबंध, संग्रह, काव्य कृतियां, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत लिखे। तो मौलिक नाटक इनका देखते हैं। मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवंत 1873 ईस्वी का है। प्रशासन ये भी 1875 में ईस्वी में है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ये भी है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवन 1873 का है। फिर सत्य हरिश्चंद्र 1875 का है। श्री चंद्रावली 1876 का है। श्री चंद्रावली 1876 का है। विश्वमोक्षधनम 1876 का है। भारत दुर्दशा 1880 का है। नील देवी 1881 का है। अंधेर नगरी 1881 का है। क्या 1881 का अंधेर नगरी है। अनुदित नाटक रचनाएं। अनुदित नाटक रचनाएं विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। धनंजय विजय 1873 ईस्वी। कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी। भारत जननी 1873 ईस्वी। मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी। दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी। निबंध संग्रह नाटक है। कालचक्र जर्नल। क्या निबंध नाटक है। कालचक्र जर्नल। लेवी प्राण लेवी। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये इनका निबंध नाटक है। फिर कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, स्वर्ग में विचार सभा, ये क्या निबंध संग्रह थे। अब इनके हम काव्य कृतियां देखते हैं कितनी हैं। काव्य कृतियां फक्त सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, प्रेम मधुर 1875, प्रेम तरंग 1877, उत्तरार्ध भक्तमाल 1876 से 1877 तक ये थी। प्रेम प्रलाप 1877, होली 1889, मधु मुकुल 1881, राग संग्रह 1880, वर्ष विनोद 1880। दो इन्होंने रचनाएं लिखी एक साल में 1880। कौन कौन सी? राग संग्रह 1880, वर्ष विनोद 1880। विनय प्रेम 50 1881, ये भी 1881 की है। विनय प्रेम 50 1881 और मधु मुकुल 1881। एक साल में दो रचनाएं इन्होंने लिखी है। फिर फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883। एक साल में दो रचनाएं लिखी हैं। कौन कौन सी? प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883। दान लीला तन्मय लीला। क्या? दान लीला तन्मय लीला, नए जवाने की मुकुरी, चुमना अंजलि, बंदर सभा, हास्य व्यंग्य, बकरी विलाप, हास्य व्यंग्य होता है। कहानी अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, यात्रा वृत्तांत, सरजू पार की यात्रा और लखनऊ। कहानी अद्भुत अपूर्ण स्वप्न है, ये इनकी कहानी है। यात्रा वृत्तांत, सरजू पार की यात्रा और लखनऊ। आत्मकथा एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये कहानी इनकी पूरी है। उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा। उपन्यास कितना है? 2, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। इसके बारे में और हम देखते हैं। फिर देखते हैं नाटककार के रूप में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा योगदान नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में था। कहाँ था?
नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में था। फिर देखते हैं भारतेय हरिश्चंद्र हिंदी के प्रथम मौलिक नाटककार हैं। इन्होंने केवल नाटक को युगीन समस्याओं से जुड़ा है, बल्कि नाटक और रंगमंच के आपसी संबंध को समझाते हुए रंगकर्म भी किया है। भारतेय ने आपसी नाटकों के विपरीत जन सामान्य को जागृत करने एवं उनसे आत्मविश्वास जगाने के उद्देश्य से नाटक लिखे हैं। उनके नाटकों में देश प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों की झंकार स्पष्ट सुनाई पड़ती है। क्या क्या सुनाई पड़ती है किस किस में? नाटकों में जैसे देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, न्याय, किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए न्याय, त्याग, किसी को, उदारता जैसे मानवीय मूल्यों की झंकार स्पष्ट सुनाई पड़ती है। इनके नाटकों में प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम दिखलाई पड़ता है। यही नहीं, इनके ऐतिहासिक पात्रों के आम जनमानस को प्रेरणा देने की भी आवश्यकता है। भारतीय नाटक लेखन का आरंभ बंगला के विदेह सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से किया गया है। इन्होंने मौलिक अनुदित कुल 17 नाटकों की रचना की है। उनके नाटकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। फिर देखते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। और देखते हैं इसके आगे क्या है इसमें। यह भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रशासन नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1873 में हुआ। कब हुआ इसका प्रकाशन? वर्ष 1873 ईस्वी में है। इनकी कथा तत्कालीन भारतीय समाज के सामाजिक जीवन से ली गई है। तत्कालीन जीवन में धार्मिक मतभेद का जो भ्रम जाल फैला था, उसके कारण सामाजिक जीवन में जो बुराइयां आई थी, उन बुराइयों को प्रशासन में स्थान दिया गया। प्रशासन का दृश्य विधान और पात्र योजना सुंदर बन पड़ा है। प्रशासन में आए वे पात्र अधम हैं जो जीवन की विकृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रशासन लिखने के पीछे लेखक का मुख्य उद्देश्य या दुष्ट प्रवृत्तियों पर खड़ों और मतभेदों के कारण जीवन में आई विकृतियों को दिखाकर भारतवासियों को भारतीय संस्कृति के उदारत्व तत्व की ओर ले जाना है, अर्थात भारतीयता के मार्ग पर चलना। इसके बारे में देखते हैं प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी क्या है? प्रेम जोगनी देखते हैं क्या है। भारत दुर्दशा यह नाटक भारतीयता का उत्तम नमूना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। इसमें भारत की दुर्दशा अर्थात चित्रण किया गया है। नाटक के छोटे छोटे 6 खंडों में विभाजित किया गया है। कितने खंडों में? 6 खंडों में विभाजित किया गया है। रचना में नायक तो भारत है, किंतु नायिका कोई नहीं। ना तो इसमें प्रस्तावना है और ना ही अंत में भरत वाक्य। केवल आरंभ में मंगलाचरण दिया गया है। इसमें आए हुए सभी पात्र प्रत्येक रूप में सामने आते हैं। फिर आगे देखते हैं श्री चंद्रवली नाटिका लेखक की सर्वोत्तम कृतियों में से एक श्री चंद्रावली नाटिका है। यह कृति सर्वप्रथम सवता 1933 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपी थी। नाटक के शास्त्रीय नियमों का इसमें पूर्णतः पालन किया गया है। कथा वस्तु को प्रस्तावना और विषक भय के साथ 4 भागों में बांटा गया है। दूसरे अंग में आका अवतार भी दिया गया है।
नाटिका के नायक श्री कृष्ण है और नायिका चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली और राधा दोनों हैं। इनकी संपूर्ण कथा चंद्रावली और कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर लिखी गई है। इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे टाइपिंग गलत है, यहाँ होगा विशेष से विश्व मौस धर्म, तो इसका यहाँ पे होगा विशेष से विश्व मौस धर्म। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी इधर है। फिर भाड़ शैली, ये भाड़ नहीं होगा, यहाँ पे भास होगा। यहाँ पे क्या होगा, भाषा शैली होगा। यहाँ पे क्या होगा, भाषा। भाषा शैली में लिखित यह नाटक सन 1875 ईस्वी में लिखा गया है। सामान्यतः भाषा के लक्षण होते हैं, क्या होते हैं, भाषा के लक्षण होते हैं। इसमें एक ही अंग होता है। इसका कथानक कल्पित होता है और हास्य और व्यंग की प्रधानता रहती है। कथा सूत्र के अंतर्गत नाटककार के बड़ोदरा के इतिहास का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इस छोटे से प्रसंग को आधार बनाकर अंग्रेजों के हाथ शतरंज के मोहरे बने भारतीय राजाओं और उनके भावी व्यंग पर व्यंग किया है। क्या, राजाओं और उनके भावी भाग्य पर व्यंग किया है। भाग्य पर व्यंग किया है। कौन किया है, राजाओं ने। किस पर, भारतीय हरिश्चंद्र की रचनाओं पर। फिर देखते हैं, छठा इनका नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र में क्या बताया गया है, इस प्रकाशन का वर्ष 1875 है। भारतीय ने इस नाटक के आरंभ में मंगलाचरण और प्रस्तावना न देकर अंत में भरत वाक्य लिख दिया है। इस रचना के मुख्य पात्रों में है राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र, इंद्र और नारद तथा गौड़ पात्रों में शंकर, चंडाल, उपाध्याय आदि है। यह नाटक संस्कृत के नाटककार श्रेयामीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर, चंड कौशिक के आधार पर। कौन सा नाटक, सत्य हरिश्चंद्र का नाटक चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। इसमें राजा हरिश्चंद्र की सत्य प्रियता की कथा है। इंद्र के द्वारा स्वप्न में ब्राह्मण को राजपाट का दान करना। क्या लिखा गया है, ब्राह्मण को राजपाट का दान करना। पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वयं डोम के घर बिकना। क्या, पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वयं डोम के यहाँ बिकना। और अंत में देवताओं के द्वारा आशीर्वाद पाना इत्यादि इसमें बताया गया है। फिर प्रमुख घटनाएं संपूर्ण नाटक के नायक द्वारा भारतीय का अपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। फिर भारत जननी नाटक देखते हैं। भारत जननी, इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। किसका, भारत जननी का। नाटक के उद्देश्य के संदर्भ में चर्चा करते हुए स्वयं नाटककार ने प्रस्तावना में लिखा है। क्या लिखा है, भारत भूमि और भारत संतान की यह दुर्दशा दिखाना ही इस भारत जननी का इतिहास कर्तव्य है। फिर नाटक में भारतवासियों को जगाने के लिए सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी प्रयास करती हैं। दीनहीन अवस्था वाली भारत माता अपने सुपुत्रों को जगाती हैं। वे जाग कर माँ से पेट भरने का उपाय पूछते हैं। इस पर भारत जननी को लगता है कि इसका उपाय महारानी विक्टोरिया ही बता सकती है। फिर उसी समय धैर्य आकर भारतवासियों से कहता है, अभिमान, लोभ, अपमान, आत्मसम्मान, प्रशंसा, पर जाति निंदा, इन सब का सावधानी पूर्वक परित्याग करो। धैर्य को अवलंब करो। तुम लोगों की आशंका पूरी होगी। कौन कहा है, भारत जननी माता ने कहा। क्या कहा भारतवासियों से, अभिमान, लोभ, उपमान, आत्मसम्मान, प्रशंसा, पर जाति निंदा, इन सब का सावधानी पूर्वक परित्याग करो। धैर्य को अवलंब करो। आवश्यक तुम लोगों की
आकांक्षा पूरी होगी। फिर नील देवी देखते हैं। एक नाटक है नील देवी। इसका प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में हुआ था। दुखांत नाटक का उत्तम उदाहरण नील देवी नाटक है। उसके बाद में देखा जा सकता नाटक के प्रति नायक अमीर धोखे से नायक सूर्य देव को कैद करता है। नील देवी नर्तकी का वेश धारण कर अमीर को मारकर सती हो जाती है। कौन? नील देवी। इसके साथ साथ इसमें पागल की कथा एवं चपरगट्टू की सहायता कथाएं भी हैं। चपरगट्टू की कथा मुख्य कथा के साथ कोई संबंध नहीं है रखती। नायिका के संबंध छोटे छोटे गतिशील और नाटकीय तत्वों से परिपूर्ण है। फिर आगे देखते हैं नील देवी नाटक नाटककार के सौंदर्य लिखा है। लेखक को लगता है कि भारतीय गृहिणियां भी वर्तमानहीन अवस्था को लांघ कर उन्नति करें, मतलब लांघ मतलब नांग कर आगे बढ़े, उन्नति करें। किंतु भारतीय स्त्रियों को यह विश्वास हो गया है कि हम तो सदा दलित हैं, हम तो सदा दलित। अतः इस विश्वास के भ्रम को दूर करने के लिए भारतीय ने यह नाटक लिखा। कौन? नील देवी नाटक लिखा महिलाओं के लिए कि महिलाएं उन्नति करें और जो है अपना मान सम्मान आगे बढ़ाएं। फिर देखते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। अंधेरी नगरी चौपट राजा में क्या है? अंधेरी नगरी चौपट राजा का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली में अंधेरी नगरी राजा चौपट नाटक लिखा गया है। किसमें लिखा गया? व्यंग्यपूर्ण शैली में। यह कथा संगठन में किसी भी प्रकार की स्थिरता नहीं है। नाटक की संपूर्ण कथा 6 अंगों में संगठित की गई। कितने? 6 अंगों में। फिर प्रस्तुत नाटक के पीछे नाटककार का उद्देश्य था तत्कालीन राजाओं की अंधेर गद्दी तथा उसकी अराजकता को जानने के सामने लगा। क्या? अराजकता को जनता के सामने लगा। क्या लगा? अंधेरी नगरी। ठीक है। फिर इसके आगे देखते हैं। फिर सती प्रताप। सती प्रताप देखते हैं। इसका फिगर देखिए कैसे बना हुआ सती प्रताप का। सती प्रताप नाटककार की रचना सन 1884 में लिखी गई थी। कौन? सती प्रताप। वे इनके केवल 4 ही अंग लिख सके हैं। कुछ समय पश्चात यह नाटक राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। कौन सा? सती प्रताप अधूरा नाटक है जो कि इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास थे, उन्होंने पूरा किया था। फिर नाटक की कथा पुराण प्रसिद्ध सावित्री सत्यवान की कथा है। सावित्री सत्यवान की कथा है। नाटककार ने कथा को पुराणों को आधार देकर भारतीय परिचय दिया है। क्या दिया है? कथा सूत्र के अंतर्गत सावित्री अपनी सखियों के साथ वन में घूमने जाती हैं। वहां सत्यवान को देखकर उस पर आसक्त होती। सत्यवान की आयु उस समय केवल 1 ही वर्ष शेष रह गई थी। जब यमराज उसे लेने जाते हैं तो उसी समय सावित्री अपने सतीत्व बल से सत्यवान के जीवन में पुनः प्राप्त हो जाती है। ये सती प्रताप का ये नाटक है और जो है ये फिगर है। फिर इसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अनुदित नाटक विद्या सुंदर। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में माना जाता है। यह एक प्रेम कथा है। पात्रों में नायक सुंदर, नायिका विद्या तथा हीरा मालिनी प्रमुख है। क्या? पात्रों में नायक सुंदर, नायिका विद्या तथा हीरा मालिनी प्रमुख है। फिर नंबर 2 रत्नावली। संस्कृत से अनुदित इस नाटक का रचना काल संवत 1925 ईस्वी में संस्कृत नाटककार श्री हर्ष द्वारा रचित नाटिका के कुछ अंश का यह अनुवाद है। पाखंड विडम्बन। इसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी में है। भारतीय ने प्रबोध चंद्रोदय का पाखंड विडम्बना नाम से हिंदी अनुवाद किया था। नाटक के कथा सूत्र में शांति और करुण नामक 2 सखियां हैं। क्या? शांति और करुणा नामक 2 सखियां। किसमें? कथा सूत्र में। किसमें? कौन से नाटक में? पाखंड और विडम्बन में 2
सखियां हैं। कौन कौन कौन? शांति और करुणा नामक 2 सखियां। फिर देखते हैं मुद्रा राक्षस। इसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी में हुआ था। महाकवि विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त की रचना कौन सी है? मुद्रा राक्षस है। यह अनुवाद है। इसके कथा सूत्र में चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चंद्रगुप्त को राज्यहीन करता था। क्या? राज्यहीन करता था। फिर दुर्लभ बंधु। भारतीय हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु नाटक को पूर्णतः भारतीयताकरण किया है। पात्रों के नाम, स्थानों के नाम तथा नाटकीय स्थिति को भारतीय अवतरण दिया गया है। फिर उसके बाद में कर्पूर मंजरी नाटक देखते हैं। कवि राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी का यह अनुवाद है। इसमें राज दरबार का सुंदर व्यंग्य पूर्ण चित्र उपस्थित किया गया है। प्रश्न नंबर 7, धनंजय विजय। इसका प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी है। कब का है? 1873 ईस्वी। कब का है? 1873 ईस्वी। यह नाटक तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद है जो कि संस्कृत में कंचन कवि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? कंचन कवि द्वारा रचित है। कौन सा नाटक? धनंजय विजय। किस सन का? 1873 का। और नाटक है किसका? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। फिर इसके बाद में देखते हैं हिंदी निबंध के विकास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र का योगदान कौन कौन सा था। देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी की दशा सुधारने के लिए पद्य के स्थान पर गद्य निबंध लिखने की शुरुआत की। मतलब पद्य के स्थान पर गद्य निबंध लिखने की शुरुआत की और सभी भारतवासियों को जगाते हुए कई निबंध लिखे। इनके निबंध जन चेतना जगाने में सफल सिद्ध हुए। इनके निबंध जन चेतना मतलब भारतीयों को जगाने में सफल सिद्ध हुए। फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र के निबंधों पर संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? यह निबंध लेखक ने 1884 ईस्वी में लिखा। बलिया के दादरी मेले के अवसर पर देशों उपकारी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। इसमें इन्होंने कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित कराने और सहयोग में एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी थी। फिर देखते हैं दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली में आयोजित एक दरबार का वर्णन इसमें किया गया है। यह दरबार 1877 ईस्वी में है। यह दरबार 1877 ईस्वी में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय के कई छोटे छोटे राज्यों के राज्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें रानी विक्टोरिया भारत सामग्री पद धारण करने का उल्लेख है। साथ ही साथ उनके साथ अन्य राजाओं का उल्लेख भी किया गया था। उसके बाद में देखते हैं सर्ग और विचार सभा का अधिवेशन। यह निबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका कवि वचन सुधा में लिखा गया है। 1 जून 1885 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। कौन सा नाटक? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन। यह कवि वचन सुधा में लिखा गया है। यह 1 जून 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर देखते इसमें क्या हो रहा है। इसमें इन्होंने अपने समय में हो रहे धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों का परिचय दिया है और उसके बारे में आपसी अंतर्विरोधों का भी उल्लेख किया गया है। फिर भारतीय संगीत देखते हैं। संगीत सार में क्या बताया गया है? संगीत सार इसमें भारतीय हरिश्चंद्र ने गाना, बजाना, नाचना आदि के समुच्चय को संगीत कहा है। वे कहते हैं कि सभी भारत में संगीत शास्त्रियों के प्रति संस्था व्यक्त की जाती थी। आज उन्हीं को अपमान किया जा रहा है। किसको? संगीत
शास्त्रियों को। संगीत का लोप होता जा रहा है और लोप हो गया है, मतलब होता जा रहा, खत्म भी हो गया है। ऐसा तर्क देते हुए इस निबंध में संगीत के प्रति उस समय की धारणा व्यक्त करते हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर भ्रूण हत्या। इसमें वर्तमान समय में भ्रूण हत्या एक सामाजिक समस्या बन गई है। इसे रोकने के लिए सरकार प्रयासरत है, परंतु यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भ्रूण हत्या होने के कारण और उनके दुष्परिणाम आदि की चर्चा की गई है। किसमें? भ्रूण हत्या ने। किसने कहा ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ऐसे कई निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए हैं। ये सभी निबंध भारतीयों और अन्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। फिर इसके आगे हम देखते हैं हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान क्या क्या था। फिर देखते हैं हिंदी साहित्य गद्य के विकास में पहला युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य साहित्य के प्रथम साहित्यकार माने जाते हैं, अतः भारतेंदु के नाम से इस युग का नामकरण भी हुआ है। इस युग के नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्र, पत्रिकाएं, अनुवाद आदि सभी विधाओं लेखकों को लिखने के लिए प्रेरित किया गया है। पत्र पत्रिकाओं तथा समाज सेवी संस्थाओं द्वारा हिंदी गद्य एवं भाषा को एक उपस्थित रूप प्रदान किया गया है। भारतेंदु की प्रेरणा से अनेक साहित्यकार नाटक साहित्य की रचना के लिए वृत्तांत हुए हैं, जिनमें लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण सिंह, कृष्णदास, राधा कृष्ण दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट आदि प्रमुख हैं। निबंधकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका दास व्यास आदि नाम उल्लेखनीय हैं। किसमें? भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान में। फिर इसके आगे हम देखते हैं इस युग में बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के नाटकों का अनुवाद भी हुआ है। अनुवादों में राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख हैं। हरिश्चंद्र मैगनीज, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद, अंबिका दानी आदि प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इसी युग की देन है। इस युग के रचनाकारों ने जहाँ एक और जनमानस के मनोभावों के अनुकूल भाषा को व्यवस्थित और आदर्श रूप प्रस्तुत किया, तो वही दूसरी ओर उसमें व्याकरण की अशुद्धियाँ, पद विन्यास, वाक्य विन्यास संबंधित अनेक अनियमितताएं बनी हैं। इसके बाद में देखते हैं हिंदी साहित्य कोश में भारतेंदु का उदय महत्वपूर्ण है। इन्होंने अपनी प्रतिभा के आलोक में तत्कालीन समाज एवं साहित्य को आलोकित किया है। इन्होंने राजा प्रताप, शिव प्रसाद सितारे, इंदरबी फारसी तथा लक्ष्मण सिंह को संस्कृत निष्ठ आदिवादी भाषा नीति को त्याग कर मध्य वर्ग को स्वीकार किया है। इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ साधारण बोलचाल के उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के विदेशी शब्दों, तद्भव और देसी शब्दों का प्रयोग कर भाषा का आदर्श व्यवस्थित है रूप प्रस्तुत किया है। भाषा का यह स्वरूप भारतीय जनता के मनोभावों के अनुकूल और सर्वमान्य है। भारतेंदु ने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को संजीव और व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। भाषा का यह स्वरूप भारतीय जनता के मनोभावों के अनुकूल और सर्वमान्य था। फिर देखते हैं भारतेंदु ने क्या कहा है। भारतेंदु ने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग कर भाषा को सजीव रूप प्रदान किया है। इसके आगे देखते हैं हिंदी पत्रकारिता के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान कितना था। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार थे, श्रेष्ठ पत्रकार थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज के बाद हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधनी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन कर साहित्य के अलग अलग विषयों पर लिखा है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से इन्होंने न केवल नई
तरह की भाषाओं का विकास किया, बल्कि आधुनिक भारत की समस्याओं पर भी खुलकर चिंतन किया। वे इन पत्रिकाओं के माध्यम से सदैव देश प्रेम की भावना विकसित करने की कोशिश किया करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पत्रिकाओं में ढेरों निबंध, आलोचना और रिपोर्टाज लिखे हैं। आलोचकों के अनुसार इन विधाओं की स्थापना भारतेंदु और उनके साथियों के प्रयासों से हुआ है। अपनी पत्रिकाओं में विविध विकासों पर आलेख लिखकर भारतेंदु ने अन्य लेखकों को प्रेरित किया है। आलोचकों के अनुसार उनके साथी बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की लेखनी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। इन्होंने दिखाया है कि कैसे साहित्य से इतर विधाओं में आम जीवन से जुड़े विषयों पर भी लिखा जा सकता है। इसी कारण इनकी पत्रिकाएं आम जनमानस में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने में प्रभावशाली सिद्ध हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं को इस तरह देख सकते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित यह एक हिंदी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी में प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1868 ईस्वी को वाराणसी में आरंभ हुआ था। कौन सा? कवि वचन सुधा। यह एक क्रांतिकारी घटना था। यह कविता केंद्रित पत्र था। इस निबंध ने हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम प्रदान किया। हिंदी के महान समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं कि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। कवि वचन सुधा में साहित्य तो छपता ही था, उसके अलावा समाचार, यात्रा, ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीतिक और समाजनीतिक विषय लेख भी प्रकाशित होते थे। फिर इससे पत्रिका की जनप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उसे मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। प्रकाशन के दूसरे वर्ष यह पत्रिका पाक्षिक हो गई। पाक्षिक मतलब पश्चिम हो गई, पाक्षिक हो गई। 5 सितंबर 1873 साप्ताहिक कवि वचन सुधा के दूसरे प्रकाशन वर्ष में प्रथम पृष्ठ के नीचे निम्नलिखित पद छपता है। आगे देखते कौन सा पद है। निज नित नौ यह कवि वचन सुधा सकल रस खानी, पीबहु रसिक आनंद भरी, परम लाभ जिया जानी, सुधा सदा सुरपुर बसे, सो नहीं तुम्हारे जोग, तासो आदर देव अरु, पीबहु एहि बुध लोग। तो ये पद था कवि वचन का। फिर देखते भारतेंदु हरिश्चंद्र ने टीका टिप्पणियों से अधिकारी तक घबराते थे। कवि वचन सुधा के अंग से रुष्ट होकर काशी मजिस्ट्रेट भारतेंदु हरिश्चंद्र के पात्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद कर दिया था। 7 वर्ष तक कवि वचन सुधा का संपादन प्रकाशन करने के बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसे अपने मित्र चिंतामणि धरफले को सौंप दिया। इसके बाद देखते हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। फिर इसके बाद में देखते हैं हरिश्चंद्रिका। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में हुआ। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। जिस प्यारी हिंदी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कंठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसके दर्शन इसी पत्रिका में हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नई सुधारी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। इन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है
कि हिंदी नए चाल में ढली कि हिंदी नए चाल में ढली 1873 हिंदी नए चाल में ढली 1873। इस पत्रिका के आविर्भाव के साथ ही नए नए लेखक भी तैयार होने लगे। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतीय हरिश्चंद्र स्वयं तो लिखते ही थे, बहुत से और लेखक भी इन्होंने तैयार कर लिए थे। स्वर्गीय पंडित बद्री नारायण चौधरी भारतीय हरिश्चंद्र संपादन कौशल की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बड़ी तेजी के साथ वे इस पत्रिका के लिए लेख और टिप्पणी को लिखते और सामग्री को अच्छे ढंग से सजाते थे। गद्य साहित्य के इस आरंभ काल में ध्यान देने की बात यह है कि इस पत्रिका ने हिंदी की नई नई विधाओं का शिखर पर पहुंचाया। बाल बोधनी देखते हैं। बाल बोधनी 1 जनवरी 1874 ईस्वी को भारतीय हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका थी। महिलाओं को शिक्षित एवं जागृत करने में इस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि संवत 1931 में भारतीय हरिश्चंद्र ने स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी। किसके लिए? स्त्री शिक्षा के लिए ये बाल बोधनी पत्रिका निकाली थी। किस सन की है ये? 1 जनवरी 1874 में लिखी गई थी। किस सन में निकाले हुए थे? 1931 में। कौन? भारतीय हरिश्चंद्र ने। फिर देखते हैं भारतीय हरिश्चंद्र की कविताओं की विशेषताएं। आधुनिक हिंदी साहित्य 19वीं सदी भारतीय हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय हरिश्चंद्र नाटक, निबंध, कविता आदि कई साहित्यिक विधाओं को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बताते हुए साहित्य और समाज के संबंधों को नए ढंग से समझने और समझाने का प्रयास किया है। वे स्वरूप और संरचना दृष्टियों के रूढ़िबद्ध से गैर पारक और सम्मत वर्ग का अनुसंचन करने वाला। इसके बारे में देखते हैं। करने वाला कवि लिखते थे। भारतीय ने लगभग 70 के करीब काव्य ग्रंथों की रचना की। कौन? भारतीय ने। फिर एक कवि के रूप में उनका व्यक्तित्व कितना वैविध्यमय और बहुआयामी और विकासशील हो रहा है। फिर इसका अध्ययन हम अपने काव्यों की विशेषताओं के माध्यम से कर पाएंगे। भक्ति पारक कवि भारतेंद्र ने ईश्वर की गुणगान, उनके रूप, सौंदर्य, धर्म की दार्शनिक तथा आदि जैसी भक्ति पर कविताएं लिखी हैं। भक्ति के क्षेत्र में सूरदास उनके प्रिय कवि रहे थे। इन्होंने भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी में, वैशाख महंतम 1872 ईस्वी में, देवी छंदम लीला 1873 ईस्वी में, प्रेम मालिका 1874 ईस्वी में, प्रातः संस्मरण मंगल पाठ 1873 ईस्वी में, धैर्य प्रलाप 1873 ईस्वी में आदि कविताओं में रचना कृष्ण प्रेम के महत्व, ईश्वर के प्रति निवेदन का वर्णन किया गया था। प्रेम मालिका कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से हम उनके भक्ति को देख सकते थे। ये कौन कह रहा है? भारतीय हरिश्चंद्र कह रहे हैं। फिर इनका पद देखते हैं। अरे सखी गाज पारो ऐसी लोक लाज पे, अरे हरि या मग निकासे आई अचानक, अहो प्रभु अपनी ओर निहारो, अहो हरि ऐसी तो नाही कीजे, अहो हरि वह दिन वेगी दिखाओ, अहो हरि वेहू दिन कब आए है। तो ये पद था। अब देखते हैं और आगे थोड़ा सा। श्रृंगार परक काव्य परंपरा का अनुपालन करते हुए भारतीय ने प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम सौंदर्य एवं श्रृंगार परक रचनाएं भी लिखी। श्रृंगार परक के क्षेत्र में बिहारी उनके प्रिय कवि रहे हैं। श्रृंगार परक प्रमुख कविताएं हैं। प्रेम सरोवर 1873,
प्रेम सुवर्षण 1877 ईस्वी में, बसंत होली 1874 ईस्वी में तथा प्रेम तरंग 1877 ईस्वी में आदि। भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में प्रेम मार्ग की कठिनाइयों, प्रेम की भाषा और जीवन में उनके सार का स्वच्छंद ढंग से निरूपण करते थे। प्रेम सरोवर में लिखते थे प्रेम सरोवर की यह तीर्थ विधि पर मान, लोक भेद को प्रथम ही दे तिला जली दान, अति सूक्ष्म कोमल अति ही अति पतारो अति दूर, प्रेम कठिन सब ये सदा नीत एक रस भरपूर। ये क्या था? प्रेम सरोवर में लिखते थे इस तरह से। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर देश कविताएं, देशभक्ति कविताएं। जहाँ तक भारतेंदु की देशभक्ति का सवाल है, इन्होंने देश भाषा के प्रति पीला, देश के प्रति देश के प्रति पीड़ा, देशवासियों की दुर्गति पर शोक और संवाद, देश के रूढ़ि सर्जन स्वरूप पर खेद और आक्रोश, अपने परंपरा पर गर्व, पराधीनता और आर्थिक शोषण से उनकी मुक्ति की प्रबल आकांक्षाओं को अपने कर्तव्यों का विषय बनाया गया है। जिन्होंने 1881 में विजय वल्लरी और 1884 में विजयनी विजय वैजयंती में भारत के दुख कष्टों का वर्णन किया गया है। विजय वल्लरी में भारतेंदु ने अफगान युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता पर हर्ष व्यक्त किया है। भारतेंदु की बदलती हुई समझ नए जमाने की मुकरियों में दिखाई देती है, जिसकी रचना इन्होंने 1884 में लिखी है। 1884 में लिखी है। क्या लिखी? नए जमाने की मुकरियाँ दिखाई देती, इनकी रचना 1884 में लिखी है। फिर देखते हैं आगे क्या लिखी है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बतान में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अग्र। फिर उपनिवेश में इस उदारवादी को पोल इस नौकरी में पूरी तरह खोलकर रख दी। मतलब इनका कहने का मतलब है, उपनिवेश इस उदारवादी की पोल इस नौकरी में पूरी तरह से खोलकर सामने आ जाती है। अंग्रेज सब लड़ाई झगड़े से नहीं, हंसकर चालबाजी आ करके टूटने में लगे हैं। जो अंग्रेज थे तो लड़ाई करके नहीं, ना ही झगड़ा करके, वो सारा अपने चालबाजी से लूटने में आ गए थे। फिर समाज सुधार और नव जागरण। भारतीय हरिश्चंद्र की रूढ़िवादिता के विरुद्ध छुआछूत, बाल विकास, जन्म पात्र देखकर विवाह करना, विदेश गमन पर रोक, मूर्ति पूजा आदि ढकोसले अंधविश्वासों का खुलकर विरोध करते थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर नारी को पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। नारी को पुरुष के बराबर मानने के पक्षधर थे। वे कहते थे, जो हरि सोई राधिका सो शिव सोई शक्ति, जो हरि सोई राधिका जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, यमे कछु न विभक्ति। फिर इसके आगे देखते, भारतीय हरिश्चंद्र द्वारा विद्यासागर के सभी संपर्क में आए। इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों से काफी सबूत हटाए। क्या? कहाँ से हटाए? विधवा विवाह के पक्ष में पौराणिक ग्रंथों के काफी सबूत हटाए और स्वयं विधवा विवाह के समर्थक रहे। वैदिक हिंसा न भवति में वे लिखते हैं, नष्टे मृत्यु प्रवजीते क्लेश न पतिते पातो, पंच स्वयातसु नारीषु स्वागत परिरूपे। इसके बाद में देखते हैं फिर भारतीय शिक्षा और अपनी भाषा के प्रति उदासीनता के लिए भी चिंता व्यक्त करते थे। साथ ही वे नव जागरण के पक्षधर थे। इन्होंने
जिन्होंने अंग्रेजों के साथ निज भाषा उन्नति की ओर जोर शोर से पक्ष लिया। हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान कविता में भी लिखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को शूल। फिर आगे देखते हैं। अंग्रेजी पढ़ने के पक्षधर होते हुए भी वे इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अंग्रेजी के साथ साथ अपनी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो अंग्रेजी के साथ साथ में भी अपनी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन कहा? भारतीय हरिश्चंद्र ने। कैसे कहा? अंग्रेजी पति की उतपि सब गण होत प्रवीण, मैं निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। फिर इसका निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष है संक्षेप में अब यदि हम आकलन करें तो देखते हैं कि भारतीय एक कवि के रूप में एक और तो अपनी परंपरा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो दूसरी ओर काव्य को जनता के साथ